नमस्कार, रणनीति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, अब पहले आरक्षण, लोकतंत्र, फिर संविधान और उसके बाद अल्पसंख्यकों को क्यों आरक्षण दिया जा रहा है, इस पर चर्चाएं चलती रही और कहीं ना कहीं मुख्य बिंदु जो प्रचार का था यही रहा। लेकिन अब सवाल यह है कि रायबरेली से राहुल गांधी पर्चा भरते हैं तब भी बीजेपी को अच्छा नहीं लगता है और बीजेपी के लोग कहते हैं कि वायनाड से हार देखते हुए रायबरेली से पर्चा भरा है। स्वाभाविक सी बात है, मुद्दा मिलना चाहिए क्योंकि चुनाव चरम सीमा पर है, प्रचार भी चरम सीमा पर है। तीसरे दौर का चुनाव होने जा रहा है, मतदान होने जा रहा है, उससे पहले जो भी मुद्दा मिलता है उसको अच्छे तरीके से बुनाने का प्रयत्न हर एक सियासी जमात करती है। सोची समझी रणनीति के तहत राहुल ने छोड़ी है अमेठी, ये तो सही बात है। उनको लगता है कि रायबरेली से वो जीत सकते हैं। फैसला पार्टी ने एक रणनीति के तहत लिया है। अमेठी का रण छोड़कर के राहुल गांधी ने एक साथ कई निशाने साधे। अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी के चयन पर अंतिम क्षणों में की गई चर्चा और ये सुरक्षित किया जा रहा है कि राहुल गांधी जीत करके लोकसभा में जाए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि डरो मत, भागो मत। पीएम मोदी ने ये कहा है। पीएम मोदी ने वार कर मल्लिकार्जुन को भी लताड़ा है और मल्लिकार्जुन ने भी कहा है कि पीएम मोदी अगर गुजरात को छोड़ के वाराणसी से जीत सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, तो हर एक व्यक्ति को राइट है वो किसी भी लोकसभा हलके से अपना पर्चा भर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा है। ये सवाल उठा जा रहा है। ये सवाल उमर अब्दुल्ला जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बार बार उठाया है और कहा है कि अगर यहां पर विकास की गंगा बह रही है तो उम्मीदवार उतार के देख लेते, कुछ पता चल जाता, अपने आप का आंकलन हो जाता। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद अगर बदलाव आया है, आतंकवाद खत्म हुआ है, पत्थरबाजी खत्म हुई, अलगाववादी में विराम आया है, 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट आए हैं, G20 का सफल आयोजन हुआ है, तो क्यों ना बीजेपी भी अपने लोकसभा कैंडिडेट उतारती। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहेगा। एक तरफ अमेठी छोड़ा है, रायबरेली का दामन राहुल गांधी ने थामा है, उस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल इस पर चर्चा नहीं की जा रही कि 3 सीटें कश्मीर की, क्योंकि वह प्रचार में भी 370 एक केंद्र रहा है, उस पर ही चर्चाएं होती रही। तो आखिरकार अगर 5 अगस्त 2019 का फैसला वाकई में अत्युत्तम था, अत्युत्तमता को देखते हुए भाजपा को भी अपने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारने चाहिए थे। पहले मैं दिखता हूं, आपको बताते हैं दर्शकों पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायबरेली से पर्चा भरने पर क्या कहा है। में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं।
तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग यानी इंडिया ब्लॉक चुनाव लड़ने के लिए चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये देश को विभाजित करने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का जवाब देना होगा कि क्यों जम्मू कश्मीर की 3 सीटों पे, कश्मीर की 3 सीटों, बारामूला हो, अनंतनाग हो या फिर श्रीनगर, वहां पे अपने प्रत्याशी क्यों नहीं थे। चर्चा करेंगे। नम्रता शर्मा जी मेरी एक्सट्रीम राइट पे हैं। नम्रता जी, आपका स्वागत है, कांग्रेस से आप ताल्लुक रखते हैं। दीपक शर्मा जी संपादक हैं, आपका भी स्वागत है। और सोहित शर्मा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखता है। राकेश पंत भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मैं नम्रता जी से शुरू करूंगा। नम्रता जी, ये प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि लड़ने के लिए नहीं, देश को विभाजित करने के लिए आप चुनावी मैदान में हैं। देखिए, सबसे पहले तो कितना निंदनीय है कि देश के प्रधानमंत्री, एक जो पूर्व अध्यक्षा है एक पार्टी की, उसके लिए शब्दावली, वो भाग जाएगी, वो डर जाएगी, वो भाग गई, वो राजस्थान से चुनाव लड़ी, वो राज्यसभा के सहारे पार्लियामेंट में आई। ये स्तर है देश के प्रधानमंत्री का। एक वृद्ध महिला जो 77 वर्ष की है, अपनी वृद्ध महिला के लिए ये संस्कार है प्रधानमंत्री के, ये शब्दावली है। कभी उन्हें जर्सी गाय से बुला के पेट नहीं भरा, तो आज वो चली गई, भाग गई जैसी शब्दावली। देखिए, आज प्रधानमंत्री की भाषा, जो बिगड़े बोल, वो डगमग डगमग जो कुर्सी हो रही है उसके कारण है। आज वो कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे उन सीटों पे। कौन कहता है? कहां के प्रधानमंत्री हैं? 2 फेजेस के चुनाव हुए हैं, तीसरे फेज के लिए तैयारी है। 360 सीटों पे अनाउंसमेंट है हमारी टिकटों की। तो हम पूरी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन ये सब सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जो कहते थे कि हमने लोगों के दिल जीत लिए 370 के बाद, सारे देश के अंदर 370 का प्रचार कर रहे हैं। इसी के कारण अरुण गोविल जी को यहाँ पे टिकट भी मिली मेरठ के अंदर। एक जो 3 बार के सांसद थे उनको छोड़ दिया गया, राजेंद्र अग्रवाल जी को नकार दिया गया, लेकिन अरुण गोविल को, क्योंकि उन्होंने भूमिका निभाई प्रधानमंत्री की, तो वहां किसी को भाई भतीजावाद नजर नहीं आता कि प्रेम इसलिए उमड़ा कि मुझे प्रोजेक्शन दी गई। लेकिन यहाँ पे जहां 3 सीटों को भाग खड़े हुए आज वहां पे क्लीन आउट होने के लिए, बैट बॉल के लिए आने वाले हैं अपने यहाँ पे वोट मांगने के लिए अमित शाह जी, और कहते हैं अभी कमल खिलने का समय नहीं आया, हमने हृदय नहीं जीते। सही तो यही है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ आपने पूरे देश के दिल नहीं जीते। आपने देश की ये खाली एक, मैं सोनिया जी के लिए नहीं कहती कि शब्दावली, यही शब्द है उनके पूरे महिला समाज के लिए। नम्रता जी, आपने भी तो परिवार वहीन कहा था, कातिल कहा था, क्या कुछ नहीं कहा आपने? देखिए, हमने आप अपनी गरिमा का, हमने क्या कहा? परिवार वहीन कहा, आपने कातिल कहा। हमने अगर परिवार वहीन कहा तो कहां गलत कहा? वो कहते हैं कि मैं परिवार छोड़ आया हूं, मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, परित्याग किया है। जी, रखिए जी। और खुद जिन 6 भाइयों के भाई होने के बाद कहते हैं कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनसे खतरा है। आज एक फोबिया, चलिए राकेश जी, मुस्लिम फोबिया लड़ा के वो देश को विभाजन कर रहे हैं, वो विभाजन की राजनीति समझाना चाहते हैं। जी, ये कौन सा फोबिया है जो कांग्रेस इख्तियार कर रही है? और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि आप ये दावा करते हैं, टाल क्लेम करते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से निरंतर सुधार हुआ है। यहाँ पर पर्यटकों की तादाद 2 करोड़ 11 लाख तक पहुंच गई है। G20 का सफल आयोजन हुआ है, फिर अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रहे? सवाल तो उठेंगे, आखिर क्या वजूहत है? और बहुत सारे आरोप नम्रता जी ने भी लगाए आप पर। कभी कभी बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। हम चुनाव से जो है, खास करके जम्मू में तो हम चुनाव से बाहर आ गए, तो इसलिए भाषणबाजी जो है वो अभी नम्रता जी मुझे लगता है अभी उसी चुनाव के किसी क्षेत्र में बैठी हुई हैं कि वो भाषणबाजी कर रही हैं यहाँ पर आके चैनल में, कि कश्मीर में चुनाव ना लड़ना, कश्मीर की 3 सीटों पर चुनाव लड़ना, ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। और यहाँ की बात है, प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने कहा
कि बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए छोटी छोटी जो चीजें हैं उनका त्याग हमेशा करना पड़ता है। हम किसी बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए यहाँ पर असेंबली के चुनाव आने वाले हैं, उसमें दिखाएंगे कि कहाँ लड़ना है और कहाँ नहीं लड़ना है और किसको हराना है किसको नहीं हराना है। रही बात प्रधानमंत्री जी ने जिस शब्दावली का उपयोग किया, तो मुझे ये बताइए कि इन्हीं प्रधानमंत्री के लिए आपने खुद ही कहा कि परिवार विहीन है, उसके बाद मौत का उनको सौदागर कहा, फिर कातिल कहा, फिर उसके बाद सारे मोदी चोर हैं ये कहा। तो जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। तो इसके लिए आपको, उसके बाद आप सोनिया गांधी वृद्धावस्था में है, तो वृद्धावस्था में तो घर जाके आप रिटायरमेंट ले लीजिए। राज्य में जो पब्लिक लाइफ में किस लिए बैठी हुई हैं वो इसलिए। मैडम मुझे बोलने दीजिए ना, बीच में मत टोका करिए, मेरा समय चल रहा है ना अभी। आपको बोला गया, बीच में आपने अपना कंप्लीट कर लिया। अरे आप किसी आप यहाँ पर वृद्धावस्था की बात कर रही है, वो हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, हम उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में बोलेंगे। और रही बात, आप यहां अमेठी से भागने की बात करते हैं, पूरे उत्तर भारत में राहुल गांधी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, पूरे भारत में कोई जगह नहीं छोड़ेगी। रायबरेली से पर्चा भर दिया, रायबरेली से पर्चा भरा है। 2014 की मैं बात करता हूं, जब वो वहां से चुनाव जीते, स्मृति ईरानी का जो वहां से चुनाव पहला लड़ना, राहुल गांधी का जीत का मार्जिन जो है वो बहुत कम हो गया था। स्मृति ईरानी वहीं पे रही, लोगों के बीच में काम किया, भागी नहीं वहां से। राहुल गांधी इस तलाश में थे कि पूरे भारत में उनको एक सेफ सीट चाहिए थी, क्योंकि वो जानते थे कि वहां से चुनाव हार रहे। वो कहां गए? किसी उत्तर भारत में एक भी सीट पर उन्होंने वहां पर पर्चा दाखिल करने की अपनी हिम्मत नहीं की। वो गए साउथ में जाके, केरला में, वायनाड में, यहां पर क्या है, क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, वहां जाकर चुनाव लड़ा। अब इनको लगता है कि वायनाड में हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि इनके वामपंथी मित्र जो हैं वो इनके खिलाफ हैं। वहां पर चुनाव लड़ने से पहले ही वामपंथियों ने कहा कि राहुल गांधी को यहां चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अब इनको लगता है कि वहां से भी हारेंगे, अब वहां फिर से रायबरेली का मुंह कर लिया। ये स्ट्रेटेजी है कि भय है, डर है कि रणनीति है? देखिए, भय तो इनका है जी, भय इनका है। गुजरात से बनारस में आए हैं, और बनारस से ये तो साउथ जा नहीं सकते। हम मानते हैं कि अखंड भारत है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब भारत का हिस्सा है, लेकिन ये लड़ सकते हैं कि आज जाके दक्षिण के अंदर ये कौन सा चेहरा लेके जाएंगे? ये दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। क्या मोदी जी ये स्वीकार कर सकते हैं कि वे दक्षिण में चुनाव लड़ सकते हैं, जिनका सुपड़ा दक्षिण में साफ हो गया है, नॉर्थ में वो हाफ हो गए हैं, नॉर्थ ईस्ट में नजर नहीं आते, राजस्थान में भी खत्म होने वाले हैं, गुजरात के अंदर जाके प्रधानमंत्री 4 रैलीज कर रहे हैं, जहां से उन्हीं के एक सांसद ने अपने दक्षिण में आप लड़ नहीं सकते, इसलिए वाराणसी में जा रहे हैं। अगर वो रायबरेली से लड़ते हैं तो आपको ऑब्जेक्शन किस बात का है? आप कम से कम क्लियर कर दीजिए। नम्रता जी तैयारी करके नहीं आती है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि साउथ में हम लोग थे ही नहीं। साउथ में सिर्फ तेलंगाना में हम थे, और साउथ में अब थे ही नहीं। हम लोग तो साउथ के द्वार खोल रहे हैं, आप देखिएगा तमिलनाडु में, आंध्रा में, और आप बहुत बड़ी पार्टी थे साउथ में। आपका क्या हुआ? आपका क्या हुआ वहां पर? आपका क्या हुआ वहां पर? अरे साउथ में क्या हुआ आपका वहां पर? साउथ में आपका हुआ क्या? सारी जमीन आपने डीएमके को दे दी, सारी जमीन आपने डीएमके को दे दी, सारी जमीन आपने डीएमके को दे दी। दिल्ली में आपने केजरीवाल को दे दी, पंजाब में आपने केजरीवाल को दे दिया। जो महिला विरोधी नीतियां, अरे छोड़े आरक्षण की बात, आप इस पर बात करिए जिस पर बात हो रही है, सिर्फ इस पर बात करिए। तो हक खो चुकी है चुनाव लड़ने का। महिला और विकास मंत्री होने के कारण उन्होंने एक बार ट्वीट नहीं किया अपने प्रज्वल रन्ना के ऊपर, जिन्होंने निरंतर अपराध किया महिलाओं के ऊपर, शोषण किया। सरकार किसकी है वहां पे कर्नाटका में? सरकार किसकी है वहां पर कर्नाटका में? अरे सरकार किसकी है वहां कर्नाटका में? सरकार किसकी है वहां पर कर्नाटका में? अरे सरकार किसकी है? सरकार किसकी है कर्नाटका में? चलिए चलिए चलिए, सरकार किसकी है? आपने भगाया उनको, आपने भगाया उनको वहां से, आपने भगाया उनको वहां से, आपने भगाया उनको वहां से, चलिए चलिए, आपने भगाया उनको वहां से। नम्रता जी, सोई जी से जान लेते हैं। सोई जी, ये क्या भय था? बीजेपी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, बीजेपी ने कश्मीर में अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। देखो बिल्कुल विनोद जी, मैं एक एक कर इनके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा जो ये पब्लिकली जनता के बीच में रख रहे हैं। देखो बात ऐसी है, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बात रखते हैं, ये डरो मत, ये भाग गए हैं, तो बड़े दुख से कहना पड़ता है। अरे भाई, डर तो आप लोग ले रहे हो, मंगलसूत्र की बात तो आप लोग कर रहे हो, वो सबसे बड़ी बात है घर के मकान भी छीन लेंगे, ये आप लोग बात कर रहे हो, और दूसरी बात भैंसे आपकी छीन लेंगे, ये आप लोग बात कर रहे हो। ये लोग, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की तरफ से ये बातें सुनने को मिली हैं, लेकिन डर खौफ है जो माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर राज्य,
अरे इन्होंने 2 साल से जम्मू कश्मीर राज्य को पूरे भारत में बेचा, 2 साल नहीं मतलब कि 2 इलेक्शंस में पूरे भारत में बेचा। अब देखो 7 मार्च को इन्होंने इलेक्शंस 7 मार्च को हमारे माननीय प्रधानमंत्री कश्मीर में गए, वहां पे इन्होंने बहुत बड़ी रैली की और पूरे भारत में कहा कि कश्मीर में शांति आ गई है, हालात सामान्य हो गए हैं। अरे बाबा, अगर हालात सामान्य हो गए हैं तो आप क्यों नहीं इलेक्शन में आए सामने? अभी तक आपने क्यों नहीं असेंबली के इलेक्शंस करवाए? अभी तक आपने क्यों नहीं कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस करवाए? ये जो हालात है, ये जो डर खौफ है, ये क्या मैं आपको बताता हूं विनोद जी, कश्मीर में तो इन्होंने इलेक्शन लड़ी नहीं, जम्मू में इनका हाल बुरा होगा, ये मैं आपको बता दूं। ये जो वोट होगा ये 370 के हक में होगा और इसका जवाब आपको आने वाले समय में जम्मू में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पास लौटते हैं, लेकिन एक छोटे से हल्के से ब्रेक के बाद दीपक जी के पास। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और हम दीपक शर्मा जी के पास जाएं, सहाफ़ी हैं, संपादक हैं। दीपक जी, ये वाई नॉट के साथ साथ रायबरेली को ऑप्ट करना, बीजेपी का कश्मीर को छोड़ देना, ये इसको किस तरीके से आप देखते हैं? कौन सी रणनीति है, सियासी रणनीति? देखिए, अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद जो हालात केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में बताए जा रहे हैं, जो ढोल पीटा जा रहा था, वो ढोल आके फट जाता है 3 सीटों पे चुनाव ना लड़ने से। सवाल जनता के भीतर भी है, सवाल कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों के बीच में भी है, सवाल पूरे देश में आज कि कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद अगर शांतिपूर्ण हालात हैं, पत्थरबाज जो है सुपारी किलर बन चुके हैं, उनके हाथ में पत्थर की जगह हथगोले और पिस्टल आ चुकी हैं, तो क्या डर है कि आज कश्मीर से बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही? अनंतनाग राजौरी से नाम चल रहा था प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का, उनको क्यों नहीं चुनाव लड़ाया गया? वजह मैं बता देता हूं, वजह भी साफ है कि आगे विधानसभा चुनाव है, सुप्रीम कोर्ट का एक डेडलाइन है 30 सितंबर से पूर्व 2024 के अंदर ये विधानसभा चुनाव कराए जाने और पूर्ण राज्य का दर्जा देना है। पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कि एक संप्रभु राज्य जिसकी एक लाइन होगी, कोई भी सरकार बने एक लाइन में लिखा है मेरे जमीन के अधिकार, मेरे भूमि के अधिकार, मेरे रोजगार के अधिकार मेरे लोगों के लिए, उस पर कुछ नहीं हो सकता। इसी वजह से इस चुनावी हार के डर से कि कहीं हम अनंतनाग राजौरी से चुनाव हार ना जाए, हमारा प्रदेश अध्यक्ष का जो चेहरा है वो कहीं खराब ना हो जाए, इन्होंने स्टेप बैक किया। उसकी जगह अभी इनके नए 2 पार्टनर जो बी टीम बड़े समय से चल रही थी, 3 बी टीम, एक गुलाम नबी आजाद, एक सज्जाद लोन और एक बुखारी, अब 2 पार्टियां जो हैं इसी महीने के अंदर मर्ज हो रही हैं, बीजेपी के अंदर एनडीए में आ रही हैं, जिसमें सज्जाद लोन की पार्टी और बुखारी की अपनी पार्टी, दोनों का मर्ज आप देखेंगे। क्योंकि अभी पीछे एक मीडिया हाउस में मैं देख रहा था कि रविंद्र रैना कह रहे थे हम नहीं लड़ रहे, तो क्या हुआ, बैट बॉल तो हमने बहुत खेला है, तो उनका साफ इशारा था कि बुखारी की पार्टी को समर्थन, और ये कर भी रहे हैं। वहां पर मीटिंगें हो रही है, जब आपका कैंडिडेट नहीं, आप मीटिंग क्यों कर रहे हो? तो मीटिंग हो रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इनको जितेंद्र सिंह को सेफ निकालने के लिए गुलाम नबी आजाद के एक करिंदे की जरूरत थी, वो जीएम जरूरी था। वो जितना डैमेज करेंगे वो नुकसान कांग्रेस को ही होना है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, बीजेपी किसी भी सूरत में विधानसभा चुनाव को कराने की इच्छा नहीं है, सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट का डंडा है। क्योंकि आप याद रखें कि 2014 में जब सरकार बनने वाली थी, उससे पूर्व 370 का जो मुद्दा था, इन्होंने ठंडे बस्ते में डाला, पीडीपी के साथ सरकार बनाई जी। 3 फरवरी 2024 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर डिफेंस सेमिनार करने आए। पूरा जम्मू का समुदाय, व्यापारी समुदाय, चैम्बर, इवन की बीजेपी के संगठन विक्रम चौक पे बैठ गए कि ये रेल लाइन का उद्घाटन करने ना आए हो कहीं। कटरा जम्मू रेल लिंक का उद्घाटन नहीं करने दिया, यानी कि उन्होंने करना तो नहीं था, मगर इनका एक परसेप्शन बनाया गया। जी, आपकी जाती राय है या पत्रकारिता का अनुभव है? मेरा अनुभव है पत्रकारिता का, ये मैं लिखता रहा हूँ। राकेश जी, आप पर संगीन आरोप लगे हैं। पहले आपके पड़ोसी बिल्कुल पहले तो सोहेल जी ने पहले तो मैं अपने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मेरे मित्र हैं उनकी बात का जवाब सोहेल शर्मा जी, बिल्कुल आपने उनसे पूछा
कि जम्मू कश्मीर के क्या हालात है, जम्मू कश्मीर पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लड़ी। उन्होंने अपना व्याख्यान किस पर दिया, प्रधानमंत्री जी थे, प्रधानमंत्री जी ऐसे गए, जबकि उनको पूछा क्या गया था कि आप क्यों नहीं इधर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लड़ती। दूसरा अभी प्रधानमंत्री किसके, एक मिनट रुक जाइए भाई साहब। एक दूसरा अभी पत्रकार महोदय जो है, मुझे लगता है कि वो यहाँ आने से पहले कांग्रेस के दफ्तर का चक्कर लगा के आए। देखिए मसला ये है देखो अब कि मसला ये हाल है। देखिए मसला ये है, ये मीडिया को कह रहे हैं। देखिए ये मसला नहीं, ये अभी है। कांग्रेस अरे आप और भी तो बीजेपी कहते का रहते हैं। अर्थ भी बताता हूं भाई, आपको। हम थोड़ी ना बुरा मानते हैं, आप कहते नहीं, हैं मैं मोदी आपको मीडिया, और से भी मोदी बता मीडिया। दूंगा। हमने तो सिर्फ अभी बात करी है, इसमें बुरा क्या मनाना। आप गोदी मीडिया बोलते हैं ना, हमने कहा कांग्रेस के दफ्तर में चक्कर लगा थे, ये हाल है। तो ये मसला ये है कोई कि जो सच्चाई दिखाए, आईना दिखाए, तीन तो चक्कर लगाया। यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं, अभी इन्होंने कहा कि रविंद्र रैना जी जो हैं वो उनको चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे, इसलिए कहा। फिर उसके बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूर्व राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती, जमीनें कहाँ गई, ये हुआ वो हुआ। इनको पूछे कि हमारी पिछले 70 साल से हमारी बेटियों को यहाँ हक नहीं दिया गया, ये किसने नहीं दिया? अरे भाई, हक ये मिला हुआ है, आपको नहीं हक बोल रहा, मिला हुआ है, आपको नहीं बोल रहा। हक मिला हुआ है। अगर जिसकी बाहर शादी हुई है उसकी प्रॉपर्टी का पूरा हक है, उसका जब शादियां बाहर हो जाती थी, उनका है, आपको किसने कहा नहीं है भाई? देखिए लड़कियों को प्रॉपर्टी का हक पूरा है। गठबंधन में आप नहीं गलत है। कह रहे हैं, आप मिला गलत कह तो रहे हैं। देरी से मिला भाई साहब, पीपल मिल गया डेमोक्रेटिक है। पार्टी गठबंधन में नहीं है, अभी नहीं, कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। अरे बाबा है, आपको मैंने कहा गलतफहमी है, नहीं आप आदमी कहाँ से सुनकर आते ये हैं? कौन सा मैच है? इससे पहले ये कांग्रेस कौन सा सरकार मैच में नहीं है? है। कौन सा मैच है? अरे भाई ये पीपल डेमोक्रेटिक वाले गठबंधन में नहीं है कश्मीर में, लेकिन जम्मू के यहाँ देखिए कैसे तीनों डिफेंड कर रहे अरे हैं। हमने संविधान को बचाना, आपने तो संविधान का कत्ल कर दिया। अच्छा 51 आपने तो संविधान का कत्ल कर दिया। आना जाके इंडिया अलायंस में ही है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आपके मुफ्ती इस साहब बात को याद आपके- रखें, इस बात को याद रखें। आपके- हमारा मकसद एक है, भारत के संविधान को आपके बचाना, स्वर्गीय- भारत के संविधान को बचाना, ये हमारा मकसद है। आज इन्होंने उसको ऑन किया। हम कहते थे कि ये चुनाव अपने दम पे नहीं लड़ सकते, हम कहते थे कि वो भी जो बैठे हैं वहां पे वो भी अपने दम पे नहीं चलिए। लड़ेंगे। मोदी उनका को पूरा हराना है संरक्षण है तो बीजेपी का। इकट्ठे देखिए। तो नहीं हुआ। भाई अरे को भाई कैसे लड़ाया, चुनाव भाई को आप भी कैसे इकट्ठे, लड़ाया, आप नहीं लड़ सकते। भाई को कैसे देश की लड़ाया? सबसे बड़ी पुरानी पार्टी थी, आपने मोदी को हराना, सारे इकट्ठे हो जाओ। ओ भाई एनडीए में कितनी है, एनडीए में कितनी पार्टी है, एनडीए में कितनी पार्टी है, वो सब इकट्ठे हैं, वो सब इकट्ठे हैं। तो भारत के संविधान को बचाने के लिए हम सब इकट्ठे हैं, संविधान बचा, भारत के संविधान को बचाने हम सब इकट्ठे हैं। स्वर्गीय मुफ्ती साहब, स्वर्गीय उन्होंने मुफ्ती 6 की 6 सीटों पे अपने ये खड़े किए थे प्रत्याशी, 6 की 6 सीटों पे, जी। तब इन्हें यकीन था। लेकिन 370 हटने के बाद ये नहीं खड़ा कर पाए, क्योंकि इन्हें पता है कि जो सेफगार्ड्स जम्मू कश्मीर से हटाए हैं, एक बार भी यहाँ खड़े होकर इनका एक भी नेता कह दे कि मैं वोट मांगता हूं कि आपकी नौकरियां छीन ली, लाठियां बरसाई मैंने बच्चों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, मैंने आपको यहाँ से जमीनें दे दी, मैंने खनन माफिया लाया, और आरोपी यहाँ के प्रत्याशी हैं जो एमपी के रहे, एक बार खड़े होकर मांग ले वोट, किस मुंह से मांगेंगे? इसीलिए तो नहीं लड़ पा रहे 3 सीटों के ऊपर। नम्रता जी, राकेश जी से पूछ लेते हैं, क्या आप ऐसा वोट मांग सकते हैं? लोकतंत्र को बचाना, अभी इन्होंने कहा संविधान, इन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है लोकतंत्र और संविधान को बचाना। ये इनके स्वर्गीय मुफ्ती साहब भी उस समय कांग्रेस के साथ ही थे, और महबूबा जी भी कांग्रेस में ही थी। 51 बार तो अकेले इंदिरा गांधी जी ने 356 का इस्तेमाल कर दिया, और टोटल कितनी बार किया कांग्रेस पार्टी ने? 96 बार। 1980 में अरे लोगों के हक में किया है, बोलने दीजिए। आप तो लोगों को बर्बाद करने के लिए लगे हैं। अरे बोलने हम दीजिए जनता ना। के हक में किया है। अभी इमरजेंसी लगा रखी है। बोले 1980 में देश की 9 चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया गया। और आपने क्या किया? अरे अभी क्या सुनिए। किया? कहीं भी सरकार अरे नहीं बनी आपकी, सुनिए। लेकिन हेलीकॉप्टर पहुंचा कहाँ? जो हमारे ही पैसों से, आप जो गई सरकार वहाँ ने हेलीकॉप्टर खरीदा के साथ किया, में? जी। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का आप पैसा गई आया वहाँ पे? और पहुंच गया, आप और साथ वहाँ में पे गई हॉर्स थी? ट्रेडिंग करी, कितने का बिकेगा तू बता? करोड़ का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का? देखो अब विनोद जी, हमारे घर बात जा। ऐसी ये है, हालात 16,000 बड़े करोड़ का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड इन लोगों के पास है ना, उसी से इन्होंने लेन आपका देन शुरू दर्द मैं किया है। समझता हूं, एक और सिंगल 16,000 फैमिली करोड़ में में जिस तरह से इन्होंने ईडी का इस्तेमाल किया, जिस तरह से इन्होंने एनआईए का इस्तेमाल किया, सीबीआई का इस्तेमाल किया, उसका जवाबदेही तो अभी तक ये जनता के सामने नहीं बोल पा रहे हैं। ये नहीं बता पा रहे हैं कि अरे भाई जो फ्यूचर गेमिंग कंपनी थी लुधियाना की, जिसके अकाउंट को आप लोगों ने सील किया, उसी अकाउंट से 1382 करोड़ रुपया कैसे उसके बीजेपी के अकाउंट पे चला गया, ये एक प्रश्न चिन्ह है। इसका जवाब आने वाले समय में आपको देना पड़ेगा, और आप लोगों को बताना पड़ेगा कि जिस तरह से आप लोगों ने भ्रष्टाचार पूरे भारत में फैलाया है, ये आने वाला समय आपको बताएगा इस मसले में। जब इंडिया अलायंस की चलिए दीपक जी। हुकूमत आई तो आने वाला वक्त आपके
जनता के सामने होगा इस बारे में। दीपक जी के पास लौटते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है और मैं दीपक जी से जानना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक जी, क्या आपको नहीं लगता है कि समाज को विभाजित करने की एक रणनीति बनाई जा रही है इस चुनाव प्रचार के दौरान? अगर हम कांग्रेस की बात करें या इंडिया ब्लॉक की बात करें, ये कह रहे हैं कि आप पिछड़े वर्ग या आरक्षण को लेकर के पिछड़े वर्ग को डराया जा रहा है या फिर दलितों को डराया जा रहा है, आदिवासियों को डराया जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा अपने चुनाव प्रचार में कह रही है कि ये आरक्षण एक विशेष धर्म को देना चाहते हैं अगर कांग्रेस आए तो। क्या आपको लगता है कि ये सारी परिस्थितियां समाज को डिवाइड नहीं कर रही हैं? बिल्कुल, आज जो हालात है मुख्य मुद्दों से हटके जो जनता के मुद्दे हैं उनको छोड़ करके एक पार्टी हमला करती है, दूसरी पार्टी उसका जवाब देती है। मैं आपको एक बात बताऊं बहुत मजेदार, सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। जो खड़ा हो जाता है ना उसे अंटा कहा जाता है देसी भाषा में जी। हेड और टेल यानी कि कांग्रेस बीजेपी। आज बीजेपी को दिल्ली के बुद्धिजीवी वर्ग या देश का बुद्धिजीवी वर्ग भगवा कांग्रेस कहने लगा है। जो पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत करने चली थी आज कांग्रेस युक्त है। आप उनके कैंडिडेटों की लिस्ट निकाल देखिए, सबसे ज्यादा सर्वाधिक अगर सीटें इन्होंने दी है तो कांग्रेस के भगड़े लीडरों को दी है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं, हम समाज को नहीं बांट रहे? समाज का ऑलरेडी बंटवारा हो चुका है। आप देखें, अगर आप ये मान लेते हैं कि एनडीए समाज को डिवाइड कर रही है और इंडिया ब्लॉक किस एंगल से समाज को यूनाइट करे, या थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? नहीं, ना तो ये समाज, मैंने दोनों के बारे में बोला। मैंने क्या कहा, एक ही सिक्के के दो पहलू। आपने सिर्फ इंडिया अलायंस का, आपने भगवा कांग्रेस का सबने सुना, इस बात को सबने सुना। आपने कहा कि बीजेपी ने कितने कैंडिडेट उतारे, सबके सब कांग्रेसिया, नहीं, मैक्सिमम आपने कहा ना कि ये समाज को डिवाइड कर। कोई एंगल ये बता दीजिए जिस एंगल से इंडिया ब्लॉक समाज को यूनाइट कर रहा है, थोड़ा हमें भी पता नहीं। यूनाइट, मैंने कहा ना आपको, यूनाइट कोई भी नहीं कर रहा। अगर वो हमला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से उसका जवाब दिया जा रहा है। अगर आपके थरूर साहब बोलते हैं कि संविधान खतरे में है तो पहले 36 बार उसमें अमेंडमेंट हुआ, तब खतरे में नहीं है? नम्रता जी, आप मुझे बता दीजिए कि क्या अब संविधान खतरे में जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, या एनडीए द्वारा हुकूमत आएगी तब संविधान खतरे में होगा? आप जब पिछड़े वर्ग को, आप जब दलित समाज को डराएंगे कि आपका आरक्षण खतरे में है तो कहीं ना कहीं भय पैदा होगा, और भय पैदा होगा तो समाज जरूर विभाजित होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। देखिए, आज जो हालात हैं देश के पिछले 10 वर्ष से निरंतर जो देखा जा रहा है, आज विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि इनके अपने कैंडिडेट्स कहते हैं। अरुण गोविल जो इनके मेरठ से कैंडिडेट है, उन्होंने कहा अपने चुनावी रैलीज में कि हम संविधान को बदलेंगे, हम संविधान को बदलने जा रहे हैं, इसलिए आप हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए। इनकी दो प्रत्याशियों ने और कहा। और हम जब कहते हैं कि विभाजन की राजनीति ये करते हैं, हम तब कहते हैं जब ये कहते हैं कि एक ही समुदाय को ये सारा कुछ दे देंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम पिछड़ों से लेकर आरक्षण किसी और को दे देंगे। हमने कहा कि एक सोशल इकोनॉमिक हम सर्वे करवाएंगे जिसके तहत हम सबको, अगले पिछड़े इवन अपर कास्ट के जो गरीब हैं उनको भी उनका हक मिलेगा। क्या गलत है? अगर हम कहते हैं कि सबको उनका हक मिलना चाहिए, अपनी भागीदारी होनी चाहिए, क्या वो गलत है? अगर यानी आप इसको इंडोर्स करते हैं कि एक्सरे करवाना चाहिए, जो सो कॉल्ड एक्सरे टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कांग्रेस द्वारा की जा रही है कि जिन लोगों ने अपनी मेहनत मशक्कत के साथ पैसा कमाया है उनका एक्सरे होना चाहिए। देखिए, मेहनत मशक्कत वालों के साथ कभी एक्सरे ना, हमने एक लकीर को छोटा करने के लिए दूसरी बड़ी लकीर की क्या है। बात है? हम उसको काटते नहीं है। हमने ऐसे संसाधन बनाए, ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसके कारण यहां से 43% जो आबादी थी उसको हमने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया। हम इस तरह की स्ट्रेटेजीज बनाती है कांग्रेस, इनकी तरह नहीं कि कुछ ही उद्योगपतियों को, कुछ घरानों को मजबूत करती है। और वो देखा गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के दौरान कि किस तरह से कोविशील्ड को मोनोपोली दे दी गई। वो एक मिनट नहीं, पहले मेरी बात को खत्म होने दीजिए। कोविशील्ड आज जो पता चल रहा है यूके में, महिला सशक्तिकरण, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। मैं बिल्कुल देना भी चाहिए महिला सशक्तिकरण को, क्योंकि 50% आबादी है मेरी। इन तीनों के मुकाबले मैं अकेली इस वक्त महिला वक्ता हूं यहाँ पे। और मैं ये बताना चाहती हूँ, ये कह रहे थे वयोवृद्ध हो गई, उनको चले जाना चाहिए। वयोवृद्ध की लाइन में तो 73 साल के प्रधानमंत्री भी हैं जो दोबारा रोजगार की तलाश में निकले हैं मेरे, लेकिन 23 साल के युवा को बेरोजगार कर देते हैं अग्निवीर के तहत। आज देखिए, ये वयोवृद्ध हमने इस्तेमाल नहीं किया। हमने कहा कि एक एज महिला जो आपसे, अगर मैं जवाब ले लें। मुझसे 1 साल
प्रधानमंत्री बड़े हैं तो हम मुझसे बड़े हैं। जी, जवाब ले ले, जवाब ले ले। महिला इस देश में हमेशा से हकदार रही है। जवाब वो कह रहे हैं प्रतिद्वंदी, तो प्रतिद्वंदी तो ये दिवंगत जो हमारे शहीद प्रधानमंत्री हैं उनके लिए भी क्या क्या इस्तेमाल करते रहे, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो हमारे राजीव गांधी जी हो, जिनको टुकड़ा। चलिए जवाब ले लेते हैं आपको। 50% उनके लिए भी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। 50% आरक्षण शहीदों के लिए इनका क्या सम्मान है ये बताएं ना उस पे। चलिए वृद्ध महिला मैंने नहीं कहा, नम्रता जी ने कहा उनके लिए, मैंने नहीं कहा। 7 साल से ऊपर सब वृद्धि होते हैं, आप ही अगर आपकी जानकारी हो। आप ही बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूं। बिल्कुल मैं बोल लेती हूँ, आप चले जाइए। I have enough material to show the country चलिए राकेश जी आप चलिए। बहुत ज्ञान है इनको। संविधान को बदलने की बात कर रही है नहीं, किस उसी संविधान में कहां लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा? 4% आपने मुसलमानों को आरक्षण दे दिया कर्नाटक में, वो भी SC ST और ST उनका काटकर। या आप बोलिए ना, इसी चैनल पे बोलिए कि आप SC और ST का आरक्षण काटकर मुसलमानों को नहीं देंगे। बोले क्यों नहीं बोला? हम किसी को काटने के लिए नहीं देंगे, बीच में नहीं बोला करें। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए अभी आप, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए अभी आप बोलिए, सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए। आपके पास कुछ है ही नहीं तो मैं बोल दिया नहीं काटेंगे किसी का आरक्षण। मोदी जी तो कहते हैं जम्मू कश्मीर में भी हमने दिया है आके। आप मोदी जी एक रैली में कर रहे थे, लेकिन राकेश जी आपने कहा था, बोलिए आप देंगे नहीं। चलिए आप 4% आरक्षण इन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को दिया जी। कहां संविधान में लिखा है कि आप धर्म के आधार पर लोगों को बांटना शुरू करेंगे? राहुल गांधी चलते चलते लोगों को पूछते हैं आपकी जाति कौन है? ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति नहीं है तो कौन सी है? सैम पित्रोदा राजनीतिक गुरु हैं राहुल गांधी जी के, सबको मालूम है, उन्हीं का सिखाया वो रटा रटाया बोलते हैं। सैम पित्रोदा कहते हैं कि हम इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर हम लोग टैक्स लगाएंगे, और ये हो गया कि अगर एक पिता मरते वक्त अपनी एक प्रॉपर्टी जो है वो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएं, अगर उसमें से 50 या 100% प्रॉपर्टी है तो उसमें से कुछ परसेंट जो है वो उन बच्चों को दी जाएगी, बाकी सरकार के पास चली जाएगी। 45% बच्चों को, 55% उसके बाद आप मुझे बताइए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसको बांट रही है इन्होंने? मतलब 2 वाला कमाए 10 वाले को आप देंगे। ये आपका ये नहीं, 6 वाले को छोड़िए ना, अरे छोड़िए लालू यादव की बात करिए आप, फैक्ट्स पे बोलिए। लालू यादव की बात करिए आप, किस 6 वाले को दी है? किस 6 वाले को दिया आपने? 6 वाला मोदी। अच्छा 6 वाला मोदी। तीसरा बच्चा है वो माँ का। किसका बच्चा है? माँ का अपनी का, किसका क्या है? चलिए वो कह रहे हैं 6 भाई हैं, 6 भाइयों की चर्चा कर रहे हैं आप डिरेल मत कीजिए। आप डिरेल मत कीजिए, पर जवाब दीजिए। इनहेरिटेंस टैक्स जो है उस पर बोलिए। अभी बोलती हूँ, बोलिए ना उस पर बोलिए। सैम पित्रोदा जी ने खुद कहा कि मैंने जो कहा वो यूएस के उस संदर्भ में कहा। अब इनको बार-बार सैम पित्रोदा होते जागते नजर आते हैं। कभी राहुल गांधी दिखाई देते हैं, कभी इनका काम है आजकल टेपों से छेड़छाड़ करना, टेपों से छेड़छाड़ करना, उसको मीडिया में फैलाना, टेपों को छेड़छाड़ करना, टेपों के साथ छेड़छाड़ करना, उसको मीडिया में फैलाना, उसके बाद झूठ का पुलिंदा जो है वो बांधकर लोगों के सामने रखा। अभी आपको कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? आप टेपे परोस रही है, आप टेप परोस रही है लोगों के सामने, झूठ का पुलिंदा। और जब कोर्ट का डंडा चलता है, FIR होती है, फिर जमानत के लिए दौड़ती हैं, फिर जमानत के लिए दौड़ती हैं, फिर जमानत के लिए दौड़ती हैं। चलिए सोई जी, अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या रुख रहेगा? क्योंकि देखो नेशनल कांफ्रेंस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है और इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है अल्ताफ बुखारी का। देखो बात ऐसी है कि विनोद जी, जहां तक बात रही, जिस तरह से हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी बात कर रहे थे कि संविधान के बारे से शुरू करता हूं मैं। देखो भारत का जो संविधान है सबके लिए एक जैसा है, लेकिन हालात वहां पे खराब हुए जब हमें हम सबको इकट्ठे होना पड़ा। सबसे पहले इनका अटैक हुआ जम्मू कश्मीर पे, जिसमें इन्होंने 370 को हटाया, जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता को साथ में नहीं लिया, ना उनसे पूछा गया, ना ही उनसे, सिर्फ पार्लियामेंट में इन्होंने पास किया और यहां पे इन्होंने ये स्टेप को हटा दिया। ये सबसे पहले भारत का संविधान को यही पहली मोहर लगी। फिर दूसरा, जो हालात अभी बन रहे हैं, सूरत में आपने क्या देखा है, इंदौर में क्या हो रहा है कि एक तरफ कांग्रेस का MP को वो पर्चा भरता है, उसके दूसरे दिन वो उसको मतलब वापस ले लेता है और तीसरे दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेता है।
मतलब ये हालात बन ये गए हैं। सारा कसूर बीजेपी का है। देखो आप बात सबसे नहीं है विनोद जी, 10 साल हो गए इनको हुकूमत करते हुए, और 10 साल में ये क्या कर रहे हैं मुझे ये बताओ ना, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे भारतीय हैं जनता 10 साल पार्टी में? 10 साल में देखो मणिपुर में क्या हालात बने हैं। मणिपुर में जो हालात बने अभी तक प्रधानमंत्री वहां तक नहीं पहुंच पाए जी। तो ये जो चीजें हैं ये एक है। दूसरी बात जहां तरह की अल्ताफ बुखारी की बात है, अरे ये वो लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, इन लोगों ने कभी जनता की आवाज सुनी नहीं, ना ये कभी जनता के पास गए। पीडीपी में आए थे, पीडीपी में आते ही ये एमएलए बन गए और ये मिनिस्टर बन गए, उसका फायदा बीजेपी। क्या वो जीत के आए थे कि नहीं? देखो सवाल ये उठता है, पार्टी वो जीते जताती थे। है, किसी एक का नहीं होता, ये पार्टी आप जताती जब है। बात करें तो पार्टी ध्यान बहुत रखें, मजबूत हमेशा है। सबूत मुफ्ती के बारे पार्टी में बहुत बात कर रहे हैं मजबूत है, ये बुखारी पार्टी साहब जताती है। और किसके पार्टी साथ थे? मुफ्ती साहब की पार्टी थी, मुफ्ती साहब के नाम पर ये लोग अरे जीते बुखारी थे, साहब किसके किसी साथ इंडिविजुअल थे? नहीं कोई जीता था, कोई इंडिविजुअल नहीं साथ जीता थे बुखारी था। साहब? इन्हीं लोगों ने साथ जैसे बुखारी महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, और इन्हीं लोगों ने यहां पे भी यही हाल किया, पीडीपी को तोड़ा और उन लोगों को इकट्ठा किया जो लोग जम्मू कश्मीर के खिलाफ थे, और उन लोगों को इन्होंने सपोर्ट कर जम्मू कश्मीर में जनता के आगे रख दिया। और हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर की जनता जानती है कि बीजेपी की ए और बी टीम है, और मुझे पूरी उम्मीद है। आप कश्मीर के हिमायती मत बने सोहित जी। मुझे याद है राजनाथ सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था, वो बच्चे दूध ले रहे थे, आज आप हिमायती बन रहे जब हैं। जब एक परिवार का बच्चे अरे, को कोई ना। छोटी सी चोट भी लग जाती है नहीं, ना, नहीं, सत्ता तो के लोगों माँ का को सत्ता तकलीफ का लालच होती है। है, वो सत्ता का लालच माँ तो को मान तकलीफ लीजिए। होती है। ये वो माँ का दर्द था जो उस समय बोला गया, माँ का दर्द, ये कुर्सी वो का माँ का दर्द दर्द था। था कि माँ का दर्द था जब छोटी छोटी बच्चियों पे जो मतलब गोली, मतलब वो जो कौन सी गोली थी वो चल रही थी, कौन सी पैलेट गन, लाया कौन पैलेट गन को? आप लोगों ने सेंटर में आपकी सरकार थी, सेंटर में आप लोगों की सरकार थी, सेंटर में आप लोगों की थी, हमने तो हटाया, हम तो आप लोगों ने लाए थे, डिफेंस आपके पास था, डिफेंस आपके पास था, आप लोगों ने लाया हुआ था। मैडम ने तो हर बार इसको रिजेक्ट किया, मैडम ने तो हर बार रिजेक्ट किया। था ना जिसने 2014 में। राकेश जी, सवाल ये उठता है कि कब तक आप फिरका प्रस्ती की राजनीति करते रहेंगे? आप क्यों डरा रहे हैं अल्पसंख्यकों को ये कहकर कि कांग्रेस लिख करके दे हमें कि हम ये कांग्रेस सत्ता में आई तो वो मुस्लिम समुदाय को आरक्षण नहीं देगी धर्म के नाम पर। आप डरा रहे हैं। ये डराने का एक तरीका होता है। यहीं पर कहा गया कि देश जो है वो संविधान से चलता है, और संविधान जो है सबको बराबरी का अधिकार देता है। इस देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति, इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि यहाँ पर रिसोर्सेज पे सबसे पहला हक जो है वो किसका है? अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का हक है। उन्होंने अल्पसंख्यक भी नहीं कहा। तो ये किसको डराया? तब हिंदुओं को डराया, हमने तो नहीं कहा। उसके बाद ये जो अभी बोल रहे थे, इनका तो वो हिसाब है, ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, हम ना इधर के रहे ना उधर के। आप कश्मीर की चिंता करिए, आप परेशान आप जम्मू हम छोड़िए, सब जगह ये पे नहीं है झंडा हम उठाने सब वाला जगह कोई पे नहीं होगा, झंडा हम सब उठाने वाला जगह कोई पे नहीं होगा, झंडा आप लोगों तो कहते थे कि कश्मीर में सब ठीक हो गया, कश्मीर में सब ठीक हो गया। आज कहाँ पे हो आप लोग? आज कहाँ पे हो लोग? आप तो कहते हैं बड़ा चंगा हो गया, कश्मीर में तो बड़ा चंगा हो गया, यूपी में जाकर कहते थे कश्मीर में हालात सामान्य हो गया, टूरिज्म बढ़ गया है। आप कहाँ पे हो? इलेक्शन कहाँ पर लड़ रहे हो? पहले ये तो बताओ। तो वही डंडा जो है उसके सिर पर पड़ेगा। हम सब देशभक्त हैं, हम सब देशभक्त हैं। आप जैसे देशभक्त नहीं देखे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, आप जैसे देशभक्त नहीं दिखे जिन्होंने, आप जैसे देशभक्त नहीं दिखे। अरे हमने जब से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा है तब से हमने झंडा उठाया हुआ है, जब से हिंदुस्तान जुड़ा तब से हमने हिंदुस्तान का झंडा उठाया हुआ है। दीपक जी, हम देशभक्त हैं। चुनाव प्रचार मुद्दा, आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को मुद्दा बर्बाद वहीन किया हो रहा है, चुनाव प्रचार मुद्दा वहीन हो रहा है, और ऐसे लग रहा है कि समाज विभाजित हो जाएगा। आपके पास लौटते हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दीपक फिर स्वागत है। और दीपक जी, आपसे मैंने पहले ही सवाल पूछा था, ये प्रचार जो है चुनावी प्रचार मुद्दा वहीन होता जा रहा है और समाज में दरार डालने का काम कर रहा है, हमारी सियासत डिरेल हो चुकी है। देखिए,
दो चरण के चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा कि नीरसता बढ़ी है। मुद्दों से, मुख्य मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं उनसे अलग हटकर, महंगाई, बेरोजगारी, जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे हट करके ये चुनाव को भाई भतीजावाद, परिवारवाद, संप्रदायवाद और पता नहीं किस किस लाख लपेट करके वो 400 पार का नारा गायब हो गया, वो गारंटी गायब हो गई। वारंटी के दौर में गारंटी कहाँ चलती हैं? तो आज हालात ये हैं कि मुख्य मुद्दों से भटक करके दोनों पार्टियां, इंडिया हो चाहे एनडीए हो, सिर्फ जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जो कि जनता समझ रही है। ये जनता जो इस समय चुनाव का माहौल को देख रही है, क्योंकि आज डिजिटल युग में जी रही है जनता, उसको एक एक बात का ज्ञान है। आज देखिए 40%, एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 40% युवाओं ने, अपने जो नए वोटर थे उन्होंने अपना वोटर कार्ड नहीं बनाया। 82% देश के अंदर और शायद बड़े शहरों के अंदर युवाओं ने वोट नहीं दिया। वो ऐसे घर बैठ गया जैसे एक रूठा हुआ बच्चा जब घर में होता है, वो नाराज किसी बात से होता है तो वो अपना कमरा बंद करके बैठ जाता है। इस प्रकार से वोटर में निराशा है। इस बात को, या ना तो पॉलिटिकल पार्टी समझ रही है, चुनाव आयोग समझ रहा है। ये हालात जो हैं आप देखेंगे, ये तीसरे चरण में आते आते मैं आपको दावा करता हूं कि महिलाएं भी इस पर स्टेप बैक होंगी और नीचे जाएगा। महिलाओं ने बहुत वोट कास्ट किया है, जो फिगर बता रही, महिलाओं का वोट काफी आया है। नहीं, महिलाओं को आया अभी, मैंने कहा अगले चरणों में, क्योंकि जो निराशा का वातावरण है वो पूरे देश में छाया हुआ है। और जो 370 के नाम पर आप देखें, आज प्रधानमंत्री जी 370 पे वोट नहीं मांग रहे, जबकि 370 हटने का सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो जम्मू को होगा, ना कि कश्मीर को हुआ। 370, आप देखिए कि 2014 के बाद सीधे रेल कटरा जाने से क्या हुआ है। जम्मू, जो पूरे जम्मू डिवीजन को पालता था, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले, गाड़ी वाले, आज काम नहीं है। आपने दरबार मुंह बंद करके बिल्कुल कमर तोड़ दी, आर्थिक नाली काट दी पूरे जम्मू की आपने। चलिए दीपक जी, मैं असली वैष्णो देवी यात्रा चाहूंगा। नम्रता जी, बड़े साधारण वे में आपसे जानना चाहूंगा, सैम पित्रोदा, हाँ जी, वो विरासतकार की बात करते हैं। अभी मैंने उससे पहले मैं आपसे पूछ रहा था, ठीक है। फिर आ जाते हैं मणिशंकर अय्यर, पाकिस्तान में जाकर के भीख मांगते हैं। फिर आ जाते हैं पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी, वो कहते हैं कि राहुल ऑन फायर। ये कहीं बीजेपी वाले मैनेज तो नहीं करते हैं आपको डैमेज करने के लिए? देखिए, ये चीजें आपको डैमेज करती हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सैम पित्रोदा के बयान को सैम पित्रोदा जी ने खुद खारिज किया है, कोई डैमेज नहीं हुआ, इसीलिए तो बौखलाहट है। देखिए, 10 वर्ष का जब कार्यकाल मिले और मैं अपने रिपोर्ट कार्ड पे ये ना दिखा सकूं मैंने ये किया, मैंने देश के युवाओं को रोजगार दिया, मैंने 15 लाख आपके खातों में दिया, मैंने यहाँ महिला सुरक्षा दी, मैं हर जगह जब मैं फेल होता जाऊं, जब जीरो देती जाए जनता प्रधानमंत्री को और वो फिर 400 पार का नारा भी विहीन हो जाए, तो जब प्रधानमंत्री हो रहे हैं भाग राहुल गांधी रहे हैं। देखिए, फेल प्रधानमंत्री हो रहे हैं भाग राहुल गांधी रहे हैं। आप बोल लीजिए, आपको मैंने काटा था ना, आप बोलिए, देखिए, मैं 1 मिनट, मेरे पास बहुत चीजें हैं बोलने के लिए, आप 1 मिनट चुप रहिए। देखिए, रायबरेली से लड़ रहे हैं चुनाव, कहीं से नहीं भागे। देखिए कितनी विडंबना है, जो स्मृति ईरानी है, सास भी कभी बहू की एक नेत्री, उत्तर के एक जगह चाहती है विधानसभा में, मोदी जी के चेहरे पे वो चुनाव लड़ती है। 2018 में लोगों ने माना कि चलो हम इन्हें वोट दे देते हैं, जितवा देते हैं वहां से। इस बार वो चाहती थी कि फिर से राहुल मेरे अगेंस्ट लड़े ताकि मुझे एक बड़ा चेहरा माना जाए, लेकिन हमने जब उनको खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया, क्योंकि वो तभी तक बड़ी थी जब राहुल के खिलाफ लड़ती, अब तो क्या है, ठीक है ना। आज चुनाव लड़ रही है तो क्या दिक्कत है, आराम से लड़िए, जीतिए। आज रायबरेली में आपने भी तो दीपक शर्मा दिए हैं, इसका मतलब आप भी मानते हैं कि आपने एक वहां से आपने कोई बड़ा अपना वो नहीं दिया। हमने तो किशोरी लाल शर्मा, आप कहते थे एक आम कांग्रेस के सदस्यों को क्या कभी टिकट दी जाएगी इतनी इंपॉर्टेंट सीट से? आज दे दी, दिक्कत कहाँ है, पेट दर्द क्यों हो रहा है, क्यों आपको बार बार एसिडिटी हो रही है? ये बदली हुई रणनीति है, राकेश जी आपको जवाब देना पड़ेगा। किशोरी लाल शर्मा 1983 में राजीव गांधी के साथ उनका बैग उठाकर वहां गए अमेठी में, जैसे आप आजकल बैग उठाते हैं। बिल्कुल हम उठाते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद का उठाते हैं, आपकी तरह पाकिस्तान वाला नहीं उठाते। हमें आपसे आपकी तरह पाकिस्तान वाला नहीं उठाते, बिल्कुल उठाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उठाते हैं। अंधभक्त भी हैं, अंधभक्त भी हैं, आपकी तरह चमचागिरी नहीं करते, आपकी तरह चमचागिरी नहीं करते, अंधभक्त भी है, चमचागिरी नहीं करते हम लोग, चमचागिरी नहीं करते। हमारी हिंदू आस्था के साथ तब खिलवाड़ किया जाता है जब गाय के कातिलों से चंदा लिया जाता है। पिछले चुनाव में विनोद जी पिछले चुनाव में आपने
अभी- जैसी देवभूमि से वहाँ टिकट दी जाती अभी है। पत्रकार ये महोदय कौन सी- बहुत रोशनी डाल रहे कौन सी थे देशभक्ति, चुनाव- कौन सी हिंदूवादी मानसिकता की बात मैडम करते बोलने हैं? दीजिए। तो अभी पत्रकार महोदय बड़ी रोशनी डाल रहे थे चुनाव के ऊपर, बड़ी तकरीर करी उन्होंने। बिल्कुल, हम तो आपने चुनाव देखा- आज भी मैडम मुद्दों मैं से उनकी लड़ रहे बात हैं। कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने आपने एक चीज आप नोटिस मेरे नहीं बीच की, में मुझे बोलिए, लगता आपको समय नहीं आया था। अरे मुझे लगा उन्होंने भी ये बात नोटिस नहीं की कि इस चुनाव में और पिछले वाले चुनाव में जमीन आसमान का अंतर इसलिए था कि पिछली बार ये लोग जो है वो मंदिर मंदिर जाते थे। आज इस बार आपने देखा राहुल गांधी किसी मंदिर में नहीं गए, किसी ने नहीं कहा बड़े भाई आपको मैं भी- किसने कहा किसी अरे मंदिर भाई में रुक गए? जाओ ना, आपको किसने पूछा? आपको किसने आप कहा? उनको जवाब दे- फिर जनता के सामने बीच झूठ में मत बोलो, फिर जनता के बीच में सामने मत झूठ बोलो, आपके चीफ बीच में मिनिस्टर मत ने बोलो। महाकाल मंदिर में वो जा रहे हैं, हर जगह वो मंदिर जा रहे हैं। बीच में मत बोलो, वहां नहीं गए क्योंकि पीछे से मैसेज है कि भाई मंदिर नहीं जाना इस बार। फवाद चौधरी, आपने बात करी फवाद देखिए, चौधरी, आपको अरे दिक्कत पता फवाद क्या है? चौधरी की कि बात हम करी अपनी आपने। स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहे हैं। फवाद बीजेपी चौधरी- की स्ट्रेटेजी या आज मीडिया की फवाद स्ट्रेटेजी के हिसाब चौधरी से वहां कांग्रेस पर बयान चुनाव देते लड़ रही है। हैं, पाकिस्तान मीडिया- के फवाद कांग्रेस चौधरी अपनी वहां पर विचारधारा, बयान देते हैं अपनी कि स्ट्रेटेजी राहुल वाली चल गांधी रही है। इज ऑन फायर। पाकिस्तान के फवाद चौधरी साहब बयान वो देते हैं कौन राहुल फवाद गांधी इज चौधरी? ऑन फायर। वो अरे ये मामा वही लगते है। थे आपके जिसके पास आप चले नहीं, गए नहीं, थे, हरिद्वार हमारे नहीं में। लगते, वो क्या आपके उतरे लगते वहाँ हैं। पे? अरे बिरयानी आपके खाने। लगते हैं। आपसे पुराने आपके प्रधानमंत्री लगते कभी नहीं हैं। गए थे। अरे वो आपके- गया, बिरयानी आपके खाने लगते जन्मदिन हैं। पे तोहफे भी लेके गया, माँ के पैर भी छुए, आशीर्वाद भी लिया, लेकिन आज भी वो वहाँ क्या लेने गए थे? आप बताइए। बिरयानी खाने गए थे। मामा तो आपके लगते हैं कि जिना की बाजार पे जाके मामा आप आपके ही के लगते हैं। पुराने प्रधानमंत्री ने कहा मामा आपके कि लगते पंजाब- हैं। और हमारे मामा चाचा को आप छोड़िए, गए वहां बताइए, पर आपके क्या लगते हैं? मोदी को हराने के लिए हमारी मदद कीजिए, मामा से मदद मांग रहे हैं। इनको पता ही नहीं आप शकुनी का चाचा हाल से क्या हुआ, मांगते हैं। इनको आप पता ही नहीं चाचा शकुनी से का हाल क्या हुआ, लुलुक करते हैं। इनको पता ही नहीं शकुनी का हाल क्या हुआ, आप इनको पता ही बताइए, नहीं है कि आप शकुनी का चाचा हाल के क्या पास हुआ। दुबई जाते हैं। हमारी मदद कीजिए मोदी को हराने के लिए, मोदी को किसी तरह हराइए, पाकिस्तान की मदद कीजिए। ये आगे साथ के में लोग बैठे हुए मरेंगे। थे, ये साथ में बैठे हुए थे। नहीं, हम नहीं बैठे थे, आपसे ये पूछा साथ ही नहीं में है। बैठे हुए थे, नहीं, इनको बैठे तभी तो सब आप कुछ साथ मालूम में, है। बैठे तो आप ये ही साथ में में बैठे हुए थे, इन्हें बैठे तभी सब आप ही कुछ के मालूम है। साथ में भाई साहब। ये साथ में नहीं। बैठे हुए तब आपको सब कुछ चोर- मालूम चोर है मुसेरी कि भाई, कौन आप ही कैसे बैठे थे किसकी साथ में। मदद कर रहे हैं, ये आप आपको ही बैठे थे मालूम साथ है। में। राकेश जी, एक चीज आप सुन मालूम है। लीजिए कि 2 चरणों के चुनाव के बाद आपके प्रचार में जो गिरावट आई है उससे कहीं ना कहीं बौखलाहट मैं नजर आ आपको रही इसी है। चैनल के आप ऊपर- मंगल सूत्र तक पहुंचे हैं कहीं ना आप कहीं। इस आप बात को विनोद मुस्लिम लीग गलत की विनोद जी, आप इस बात को यहाँ पर लिख के रख लीजिए, 4 तारीख को 12:30 इस बजे देश को हम बनाया 400 है, क्रॉस कर जाएंगे, किसी को दिया है, 400 किसी को क्रॉस कर दिया है। जाएंगे, 4 तारीख को 12:30 बजे पाकिस्तान एनडीए जो है वो 400 क्रॉस कर जाएगा। सपने चार ये सौ वक्त क्रॉस बताएगा आपको कि कहाँ कौन से क्रॉस ले करता है कौन नहीं करता है, ये वक्त की बात है। लेकिन जो आप आज दो हालात लड़ बने रहे हैं, आप शांति हैं, रखिए। जो आज हालात आप बने दो पे लड़ रहे हैं, आप हैं, शांति जो आज रखिए। हालात बने हैं, ये आप आप लोगों दो को पे लड़ रहे हैं, आप बताएंगे। शांति रखिए। आप मैं लोग 33 पे लड़ बताएंगे, रही हूँ। आप लोगों को, वो- आप लोग वो बताएंगे। 233 पे लड़ रही है, आप 2 पे रखिए, शांति रखिए। 4 हम बजे 2 पे नहीं, हम 3 पे। चार- ये कौन सा बंदा तारीख करिया, चार ये तारीख कौन सा बंदा करिया, 12 बजे। और हम आपको बताएंगे मैं आपको यहाँ कैसे इसी भारत चैनल का पे बोल रहा संविधान हूँ। जीतता है, 4 तारीख को कैसे 12 भारत बजे का संविधान एनडीए जीतता है। प्रधानमंत्री ये जी धर्म के परिवारवाद की नेतृत्व में लड़ाई करने 400 वाले क्रॉस लोगों, कर जाएगा। आप लोगों ने तो भारत का 400 विनाश क्रॉस किया कर है, जाएगा। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर का 400 विनाश क्रॉस कर किया जाएगा है, इंडिया। ये कभी नहीं कोई बोल पाएगा आप जो 4 तारीख आपने को आराम देखिए। दिलाया है। मैनपुरी में 4 वहाँ तारीख को पे देखिए। योगी जी एक रैली को संबोधित कर रहे थे। आपको पता है उन्होंने सलामी किसकी ली? बुलडोजर की। वही जहाँ बुलडोजर। आज तक बंदूकों की सलामी हुआ करती थी, वो बुलडोजर की सलामी लेके किसको दिखा रहे थे, किसको डरा रहे थे? जब हम कहते हैं कि डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, विभाजन की राजनीति की जा रही है, तो ये है विभाजन की राजनीति। अरे आप ही डरा रही हैं, बनारस मोदी आ गया तो मुसलमानों को खा जाएगा। हिंदू अरे भाई- आप अगर आप भी लोग कह रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये सब कुछ, आप भी कह रहे हैं कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो उन लोग कब्जा कर लेंगे, इतने परिवार वाले कब्जा कर लेंगे। भाई आप ही के लोग कह रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कौन कर रहा है? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सैम पित्रोदा। मंगलसूत्र की बात कौन सैम कर रहा पित्रोदा। है? मंगलसूत्र की डर की बात कौन कर रहा पित्रोदा। है? अरे बाबा, अगर आप इतनी छोटी ये नम्रता जी, फिर क्या नम्रता जी, अगर नम्रता जी, मंगलसूत्र आप से आप कहते औरतों को हैं- डराओगे और डरने नम्रता वाली जी, आप नहीं कहते हैं है, कि औरत बीफ- डरने वाली नहीं है। बीफ का उद्योग करने वाली कंपनी ने इनको चंदा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया। प्रियंका खरगे को जानते हैं आप? प्रियांक खरगे, खरगे जी के पुत्र हैं। उदयनिधि स्टालिन को आप जानते होंगे, उन्होंने क्या किया सनातन के बारे में? कहा कि ये डेंगू है, ये मलेरिया है सनातन, इस तरह की स्टेटमेंट दी है। और केसी वेणुगोपाल अब के बड़े नेता उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर कौन विभाजन की राजनीति कर कौन रहा है? ये भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल हम नहीं कर रहे हैं। हमने ये कहा कि देश के अंदर आजादी है,
राम से हमने लड़ने ये के लिए कहा- शिव जी काफी है, ये नहीं करे। खड़गे साहब कहते राम से लड़ने के लिए शिव जी काफी है, आप नहीं कर रही हैं कुछ भी। ये है राम के प्रति इनका सम्मान। ये रामद्रोही है, इनका कुछ नहीं होने चलिए। वाला। ये उनका कुछ नहीं होने कौन है? वाला। 12 राम बजे के नाम पे मैं आपको कौन लिख कर दे किया? रहा हूँ, राम के नाम 12 पर बजे 4 तारीख को सियासत मुझे लगता है कि 12 बजे 4 तारीख को विनोद जी, चलिए राष्ट्रीय महादेव की बताइए, एक मिनट में कहाँ से समय नहीं है बताएगा? दीपक 12 जी, बजे 4 तारीख को दीपक जी समय नहीं है 400 एक मिनट में। देखो 400 पार कैसे होगा? सेक्स आप स्कैंडल, बात कर रही हैं। सेक्स स्कैंडल, बीजेपी कर इन रही लोगों ने है। किया किसानों सेक्स स्कैंडल का भाई एमपी है मोदी जी उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि चलिए, इसको वोट चलिए, डालो। चलिए, चलिए, हैं, तो चलिए। 400 पार जाएंगे। नम्रता जी, किसान के लाठीचार्ज घड़ी कर रहे हैं, इजाजत 400 पार नहीं दे रही है। जाएंगे। नम्रता जी बहुत बेरोजगारी बढ़ बहुत गई है, शुक्रिया। 400 पार जाएंगे। दीपक जी आपका तब भी बहुत ये बहुत 400 शुक्रिया। पार जाएंगे, हैं? सोहित जी ये आपका भी बात बहुत बहुत है। शुक्रिया और राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है सियासत और धर्म अलग अलग होने चाहिए, सियासत को धर्म से अलग रखा जाना चाहिए। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।